हे बडीज, आज से हम जो है यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग जो है अपना शुरू करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। ठीक है, एक और प्लेलिस्ट मैंने अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट करी है एडा की, और उससे पहले मैंने डेटा स्ट्रक्चर और ऊप्स के ऊपर भी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप काइंडली जाके उसको चेक कर सकते हो। आज से हम जो है यहाँ पे जावा लैंग्वेज जो है सीखना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला होगा। जावा लैंग्वेज के बारे में हम पता करेंगे कि ये लैंग्वेज हमारी एक्चुअली में क्या है और कहाँ कहाँ इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम जावा लैंग्वेज को सीखने से। तो सबसे पहले हम एक बारी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जावा लैंग्वेज एक्चुअली में है क्या, कब क्रिएट हुई और किसने क्रिएट करी। तो जावा लैंग्वेज जो थी वो हमारी जेम्स गोसलिंग ने जो है इसको डेवलप करा था सन माइक्रोसिस्टम में। मतलब कि सन माइक्रोसिस्टम नाम की कंपनी थी, वहां पे जेम्स गोसलिंग काम करते थे। तो उन्होंने जो है एक्चुअली में जो भी है इस जावा लैंग्वेज को क्रिएट करा था 1991 में। ठीक है, और विनोद खोसला उस टाइम पे एक इंडियन थे जो कि सन माइक्रोसिस्टम के को फाउंडर थे उस टाइम पे। तो उन्होंने जो है सन माइक्रोसिस्टम के को फाउंडर थे, तो उनकी भी इसमें काफी हेल्प थी। उसके बाद जावा एक्चुअली में 1991 में जब क्रिएट हुआ, उसके बाद 2010 के अंदर सन माइक्रोसिस्टम को ओरेकल ने एक्वायर कर लिया था, और उसके बाद से फिर जावा जो है हमारा एक ओरेकल का प्रोडक्ट कहलाने लगा। ठीक है, तभी आप अगर आप जावा को डाउनलोड करने जाओगे तो आपको ओरेकल की साइट से जो है वहां पे जावा डाउनलोड करने को मिलता है। ऐसा क्यों? लेकिन एक्चुअली में क्रिएट उसको सन माइक्रोसिस्टम ने करा था, लेकिन बाद में क्योंकि ओरेकल ने उसको एक्वायर कर लिया था, तो उसके बाद से जावा जो है यहाँ पे ओरेकल का प्रोडक्ट माना गया था। ठीक है, अब यहाँ पे पॉपुलैरिटी जावा की क्यों हुई, कि एक्चुअली में जावा इतना पॉपुलर क्यों है एज कम्पेरेबल टू अगर हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं या फिर सी प्लस प्लस की बात करते हैं, तो उसके मुकाबले में जावा जो है हमारी थोड़ी ज्यादा पॉपुलर है। और ऐसा क्यों है? उसका रीजन ये है कि जावा हमारा हर जगह है। अगर हम देखें तो एक्चुअली में हर जगह हमको जावा किसी न किसी फॉर्म में यूज हुई हुई मिलती ही है। जैसे कि जावा हमारी मोबाइल डिवाइसेस के अंदर हम यूज जो करते हैं, अपने एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, उसके अंदर मोस्ट ऑफ जो हमारे एप्स बने होते हैं, जो हमारे एंड्रॉयड एप्स बने होते हैं, उसके अंदर जो कोड लिखा होता है वो जावा का कोड लिखा होता है हमारा। क्लाइंट मशीन्स के अंदर भी हम जावा लैंग्वेज का यूज करते हैं, सर्वर मशीन्स के ऊपर भी हम जो है जावा लैंग्वेज का यूज करते हैं। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट वगैरह के अंदर भी हम बेसिकली अगर हमको बैक एंड पे काम करना होता है तो वहां पे हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क वगैरह हम जावा लैंग्वेज का यूज करते हैं। अगर हमको फ्रंट एंड पे काम करना हो तो एप्लेट्स वगैरह चीजें होती हैं जावा के अंदर जिसको हम यूज करते हैं। तो तभी यहाँ पे मेंशन है कि जावा हमारी क्लाइंट मशीन के अंदर भी यूज होती है, सर्वर मशीन्स के अंदर भी यूज होती है, मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी यूज होती है, एम्बेडेड डिवाइसेस के अंदर भी यूज होती है, और स्मार्टफोन्स के अंदर तो हमको पता ही है। ठीक है, ये सारे जो भी वैरायटी ऑफ फील्ड जो अभी हमने देखी यहाँ पे, यहाँ सब में जावा यूज होता है। यहाँ पे सारे जावा की जितने भी मतलब जितने अलग अलग वेराइटीज है वहाँ पे सेम फीचर ऑफ जावा यूज होता है। बस थोड़ी बहुत हमारी लाइब्रेरीज का फर्क पड़ जाता है कि कुछ कुछ जगह पे जावा की कोई कुछ लाइब्रेरी यूज हो रही है और दूसरी जगह पे जावा की दूसरी लाइब्रेरी यूज हो रही है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस थी, क्योंकि ये जावा लैंग्वेज जो आई थी वो हमारी 1991 के अंदर आई थी, और उस टाइम तक हमारे पास काफी अच्छी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि सी लैंग्वेज हो गई थी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो गई थी, और हमारी यहाँ पे मतलब सी प्लस प्लस लैंग्वेज हमारी थी, एग्जिस्ट करती थी। तो अब जावा लैंग्वेज को बनाने का मोटिव पीछे क्या था हमारा, मेन हमको वो चीज देखनी है। ठीक है, तो जो मेन मोटो और प्रिंसिपल था जावा को लैंग्वेज को बनाने का था वो ये था, राइट वंस रन एवरीवेयर। ठीक है, अब एक्चुअली में ये मोटो क्यों निकाला गया और दिक्कत क्या थी? हुआ क्या था कि जो हमारे जब सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज थी तो उस टाइम पे ये वर्क तो सही कर रही थी, लेकिन फर्क हमको इस चीज से पड़ रहा था कि जो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है ना वो हमारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। अब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमको पता है कि अगर हम सी या सी प्लस प्लस का कोड को कंपाइल करते हैं तो कंपाइल होने के बाद वो हमारी एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट फाइल फिर हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर क्रिएट होती है। तो वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वो हमारा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर या फिर ओरिजिनल प्रोग्राम होता है। अब वो जो .exe वाली फाइल होती है ना वो हमारी एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट फाइल होती है। इसका मतलब है कि जो सी लैंग्वेज का कोड या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज का कोड मैंने एक विंडोज मशीन के अंदर रन करा है और उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करा है, तो जो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल मेरी एक विंडोज के अंदर जो बनेगी, और अगर मैं किसी लिनक्स के ऊपर या मैक के ऊपर मैं वही सेम सी का कोड या सी प्लस प्लस का कोड लिखता हूं और कंपाइल करता हूं, और उसके बाद जो मेरी डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल मेरी बनती है, वो दोनों जरूरी नहीं है कि जो मैंने मैक के अंदर
अंदर कोड लिखा हुआ है वो वाला जो कोड अगर मैं अपने विंडोज के ऊपर रन करूंगा तो वो मेरा रन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा कंपाइलर था C++ का वो प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस था कि वो प्लेटफॉर्म मतलब कि अगर मैं जैसे कि जब आप C++ के कंपाइलर्स को डाउनलोड करते हो तो आप अपने जो भी प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से कंपाइलर को डाउनलोड करते हो कि आपका विंडोज का अगर आप विंडोज चला रहे हो तो आप C++ का विंडोज का कंपाइलर डाउनलोड करते हो। लेकिन अगर आप मतलब विंडोज का करते हो और अगर आप मैक या फिर लिनक्स यूज कर रहे हो तो आप मैक और लिनक्स के लिए अलग कंपाइलर डाउनलोड करते हो। एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो कंपाइलर जो होता है ना, जो भी हम C++ लैंग्वेज के अंदर कोड लिख रहे हैं उसको अल्टीमेटली उसको 0 1s की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो वो जो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है वो हमारी अलग अलग हो जाती है, मतलब कि ये कंपाइलर अलग अलग तरीके की मशीन लैंग्वेज मशीन कोड जनरेट करते हैं। विंडोज वाला जो है वो कुछ इस तरीके का मशीन कोड जनरेट करेगा जो कि एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ आएगा। एक लिनक्स वाला जो C++ का कंपाइलर होगा वो उस तरीके से मशीन कोड को जनरेट करेगा जो कि हमारे लिनक्स वाले एक ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ आएगा। और एक मैक वाला जो हमारा कंपाइलर होगा C++ का वो इस तरीके से मशीन कोड के अंदर हमारे कोड को कन्वर्ट करेगा ताकि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारा जो कोड है वो समझ आए। ठीक है, तो अभी तक तो ये जो हमारी लैंग्वेजेस थी वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस थी। तो अब हमको एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत थी जिसके अंदर हम कोड तो एक बार ही लिखें पर हमको अगर उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करने की जरूरत पड़े, मतलब कि लिनक्स के ऊपर भी रन करना चाहें हम, विंडोज के ऊपर भी रन करना चाहें हम और मैक के ऊपर भी रन करना चाहें, तो हमको बस एक बार ही कोड लिखना पड़े और सबके ऊपर रन हो जाए। अब इससे पहले क्या हो रहा था कि अगर मेरे को विंडोज के ऊपर अगर कोई प्रोग्राम को रन करना है तो मेरे को विंडोज के ऊपर कोड लिखना पड़ेगा। अगर मेरे को वही प्रोग्राम जो भी मैंने एक बार ही कोड लिख दिया अगर मैं उसी कोड को अपने मैक के ऊपर रन करना चाहता हूं तो नहीं रन होगा, क्योंकि वो मशीन कोड समझ ही नहीं पाएगा मेरा मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी जो अभी तक लैंग्वेजेस थी उसके अंदर ये दिक्कत आना स्टार्ट हो गई थी। तो जावा लैंग्वेज को क्रिएट करने का मेन मोटिव यही था कि जावा लैंग्वेज का जो कोड है वो हमारा हम किसी भी मशीन के ऊपर लिखें, हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर उसको रन कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं विंडोज के ऊपर जावा का कोड लिख रहा हूं तो मैं उसको लिनक्स के ऊपर भी रन कर सकता हूं और मैं उसको मैक के ऊपर भी रन कर सकता हूं। ठीक है, मेन मोटो हमारा जावा लैंग्वेज को क्रिएट करने का यही था। और जावा लैंग्वेज भी हमारी क्रिएट कौन सी लैंग्वेज को यूज करके गई है, अल्टीमेटली C++ लैंग्वेज को यूज करके जावा लैंग्वेज को हमारा क्रिएट करा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट भी मेंशन कर रखा है कि जावा हमारी एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, जबकि इससे पहले जो लैंग्वेजेस थी वो हमारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। आई होप आपको अब इस वाली लाइन का मतलब समझ आ गया होगा। और ये होता किस तरीके से है कि हमने एक बारी कोड लिख दिया, अब वो कोड अलग अलग सिस्टम के ऊपर किस तरीके से रन होता है वो हम अपने आगे वाले लेक्चर के अंदर डीप डाउन समझेंगे कि वो किस तरीके से होता है। एक्चुअली में JVM का यूज होता है, मतलब कि जावा वर्चुअल मशीन का यूज होकर जावा जो अपना कोड कंपाइल करता है, किस तरीके से करता है हम आगे देखेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर। अब फ्लेवर्स ऑफ जावा क्या है, बेसिकली जावा के ना अलग अलग वर्जन अवेलेबल है जो हम इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जो मेरे लेक्चर्स आने वाले हैं वो हमारे कोर जावा के ऊपर होंगे, और जो इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री के अंदर जो हमारी जावा प्रोग्रामिंग कराई भी जाती है या फिर जो स्टार्ट भी करते हैं हम जावा लैंग्वेज सीखना, वो हम कोर जावा लैंग्वेज सीखने से ही करते हैं, जिसके अंदर हम बेसिक्स जावा की सीखते हैं, उसके सिंटेक्स सीखते हैं, उसके कंसेप्ट सीखते हैं। ये सारी चीजें हमारी कोर जावा के अंदर आती है। उसके बाद जावा का EE वर्जन होता है जिसको हम एडवांस जावा बोलते हैं। कोर जावा का वर्जन नेम होता है जावा SC, उसके बाद एडवांस जावा का वर्जन होता है EE, और जावा ME जो होता है माइक्रो एडिशन, ये हमारा मोबाइल्स के लिए यूज होता है। ये हमारा एंड्रॉइड वाला वर्जन ही होता है, ये हमारा दूसरा अलग होता है हमारा। ठीक है, तो 3 हमारे फ्लेवर्स जावा के हमको अवेलेबल हैं। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम जावा के। जावा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है हमारी, और जावा हमारी जो है एक ऊप लैंग्वेज है। अब अगर मैं बात करूं कि C++ भी एक हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और जावा भी हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लेकिन इसमें से अगर मैं बात करूं कि कौन सी सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो मैं यहाँ पे आंसर दूंगा जावा, क्योंकि जावा मेरी ऑलमोस्ट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट वर्ड का यूज करा, इसका रीजन मैं आपको अगले लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा कि क्यों। मतलब अगर मैं बोलूँ तो लगभग 99% मेरी जो जावा लैंग्वेज है वो मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, 100% भी नहीं होती। कई कई बुक्स में आपको मिल जाएगा कि जावा एक 100% ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लेकिन एक्चुअली में वो 100% नहीं होती। मैं आपको रीजन आगे लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। और C++ जो है वो हमारी थोड़ी कम होती है, क्योंकि उसके अंदर हम जनरलाइज प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। जावा के अंदर हम जनरलाइज प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हमको एक सिंगल वेरिएबल भी क्रिएट करना है या एक सिंगल फंक्शन भी क्रिएट करना है या फिर सिर्फ आपको हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी आपको क्लास का यूज करना पड़ता है जावा के अंदर। लेकिन C++ के अंदर आप बिना क्लास क्रिएट करे भी हेलो वगैरह प्रिंट कर सकते हो। पाइथन भी हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसके अंदर भी जरूरी नहीं है कि आपको अगर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो आपको क्लास वगैरह को बनाना पड़े। वहां पे डायरेक्ट आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड करोगे तो हमारा प्रिंट हो जाता है। लेकिन जावा के अंदर अगर आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी बनाना है तो आपको एक ना एक क्लास तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जावा हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन मतलब कि जिसका सारा डेटा एक जगह नहीं पड़ा होता, वो अलग अलग जगह पे हमारा पड़ा होता है उसका डेटा, उसको कंबाइन करके फिर एक पूरी एप्लीकेशन हमारी बनाई जाती है। वहां पे हम जावा का यूज कर सकते हैं। जावा हमारी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। अब ये भी हमारा एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो हमारी C++ लैंग्वेज जो होती है वो हमारी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है, जबकि जावा जो है वो हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। अल्टीमेटली बेसिकली पूरी तरीके से इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी नहीं होती जावा। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी जावा लैंग्वेज हो गई या जावा स्क्रिप्ट हो गई या फिर हमारी पाइथन लैंग्वेज हो गई, ये सारी हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ये अपने कोड को कन्वर्जन करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज करती है। और जो हमारी C++ लैंग्वेज जो होती है वो अपने कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का यूज करती है। लेकिन जावा ये पूरी तरीके से इंटरप्रेटर को यूज नहीं करती। जावा इंटरप्रेटर प्लस कंपाइलर का दोनों का मिक्स वर्जन यूज करती है, जिसको हम जस्ट एंड टाइम कंपाइलर बोलते हैं, जो मैं अपने आगे वाले लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा, ठीक है। जावा बहुत ही रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि काफी अलग अलग तरीके से हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिक्योर हमारी लैंग्वेज होती है ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। और इसके सिक्योर होने की वजह से ही हमारे जनरली जो हमारे पेमेंट के जो हमारी ब्लॉक्स होते हैं, मतलब कि जनरली पेमेंट वाली साइट्स जो होती है, जो भी जब भी आपको किसी भी शॉपिंग साइट पे पेमेंट करनी हो या फीस पेमेंट करनी हो, तो वहां पे जो पीछे बैक एंड पे कोड रन कर रहा होता है वो हमारा जावा लैंग्वेज का कोड रन कर रहा होता है। जनरली जितने भी हमारी फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं या पेमेंट से रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं, क्योंकि जावा बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज मानी जाती है। जावा बहुत ही पोर्टेबल लैंग्वेज होती है। जैसे कि हमने बता दिया कि आपने एक जगह कोड लिखा तो आप उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करके रन करके चेक कर सकते हो। जावा हमारी मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज होती है। अभी मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ये एक कंसेप्ट होता है, मतलब कि जावा एक्चुअली में मल्टी थ्रेडेड पैराडाइम को फॉलो करती है। मतलब इसके अंदर हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। अभी मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग क्या होती है मैं अपने आगे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा, जो आगे मैं डीप के अंदर आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है और जावा किस तरीके से उसको सपोर्ट करता है। और जावा के अंदर हमारा इम्प्लिसिट गार्बेज कलेक्टर होता है। अभी गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, बेसिकली अगर आपने C++ लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपने ये चीज पढ़ा होगा कि जो भी आप डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट करते हो C++ लैंग्वेज के अंदर, वहां पे उन डायनेमिकली मेमोरी जो भी आपने एलोकेट करी है उसको खुद से आपको फ्री करना होता था। सी के अंदर आपको फ्री फंक्शन यूज करना पड़ता था और C++ के अंदर आप न्यू डिलीट कीवर्ड का यूज करते थे। लेकिन जावा के अंदर ऐसा नहीं होता। जावा के अंदर डायनेमिकली जो वेरिएबल क्रिएट होते हैं आपको उसको फ्री करने की झंझट लेने की जरूरत नहीं होती। जावा के पास एक इम्प्लिसिट गार्बेज कलेक्टर नाम का जो भी मॉड्यूल होता है, जो ये जो भी फ्री मेमोरी स्पेसेस होती है उसको फ्री करने, मतलब जो भी हमारे गार्बेज ब्लॉक्स होते हैं, मतलब कि जो भी हमारे यूज जिनकी हमको जरूरत नहीं है, वो सारे डायनेमिकली ब्लॉक्स को अपने आप इरेज कर देता है, ठीक है। तो ये इतने सारे फीचर्स हमको जावा लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलते हैं और बहुत ही परफेक्ट लैंग्वेज, इन सारे फीचर की वजह से हमारी जावा लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर से हम जावा लैंग्वेज को शुरू करेंगे और उसके अंदर उसके कंसेप्ट्स को सीखेंगे, थ्योरी देखेंगे और साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल करके भी समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर देना। हम इसके अंदर और भी लेक्चर्स लाने वाले हैं।